बच्चों मैंने कल आपको आई स्टार्टेड दैट आयुष। कल मैंने आपको कंडीशन ऑफ कोहेरेंस बता दी थी। इंटरफेरेंस क्या है ये तो बता ही दिया था। साथ में मैंने ये अच्छे से समझा दिया था कि इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने के लिए जो सुपरपोजिंग वेव्स हैं वो किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। वो चीज रिपीट नहीं कर रहा हूं। आई थिंक दैट इज क्वाइट क्लियर टू यू। आगे बढ़ जाते हैं। आगे भाई दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, यानी मैं ये कहूंगा कि इंटरफेरेंस की मैं थ्योरी लिख रहा हूं। अब ये कहूंगा कि अनइवन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसे होगा ये बता रहा हूं। तो ये सारा कुछ मैंने बताना है। क्या? द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस तो बता ही चुका हूं। कोहेरेंस की कंडीशन पता चल गई है। सस्टेन्ड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कैसे मिले वो तो पता ही चल गया है। अब आगे क्या है? आगे ये है कि दो कोहेरेंट वेव्स हैं कमिंग आउट ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज। वो किसी जगह पे किसी स्पेस के किसी हिस्से को क्रॉस कर रही हैं। तो जिस हिस्से को क्रॉस कर रही हैं कहाँ पर कितनी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ पर कितना इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ पर मिनिमम होगा, उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, ये सारा कुछ हमने करना है। सो लेट अस डिस्कस द इंटरफेरेंस एनालिटिकली, यूं कह लीजिए। तो भाई ये दो सपोज कोहेरेंट सोर्सेज हैं। इंटेंसिटी यू भी कह सकता हूं, स्टडी ऑफ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द रीजन ऑफ क्रॉसओवर ऑफ टू सुपरपोजिंग कोहेरेंट वेव्स। दो सुपरपोजिंग कोहेरेंट वेव्स के कारण जिस रीजन में से वो क्रॉस हो रही हैं उस रीजन में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। So say this is one, this is the other two wave sources, coherent sources. Of course, angular frequency will be same. Of course, wavelength will be same. So say this is the point in the region of crossover of the two waves. इस पूरे रीजन को ये दो वेव्स, सोर्स S1 से चलने वाली और सोर्स S2 से चलने वाली वेव्स क्रॉस कर रही हैं। S1 से यहाँ पर पहुंचने वाली वेव का ऑप्टिकल पाथ X1 है। S2 से यहाँ पर पहुंचने वाली वेव का ऑप्टिकल पाथ X2 है। तो बालकों, सपोज किसी समय, उस समय को हम जीरो समय लें तो जीरो ले लें, किसी समय यहाँ से निकलने वाली वेव का फेज डेल्टा 1 है और उसी समय यहाँ से निकलने वाली वेव का फेज डेल्टा 2 है। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 दिस इज कांस्टेंट, यानी टी टाइम पर यहाँ पर वेव का फेज हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस ओमेगा टी, टी टाइम पर यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा 2 प्लस ओमेगा टी। और इस जगह पे यानी एट द लोकेशन ऑफ द सोर्सेज किसी भी समय कितना फेज डिफरेंस होगा, इसमें से ये सेपरेट कर दिया तो ये इतना आया। तो ये कांस्टेंट रहना ही रहना चाहिए, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। ये कल बात हो गई थी। अब यहाँ पर पहली वेव का फेज, शायद मेडिकल वाले कम बालक आए, शायद आपकी बायोलॉजी का पेपर है, तो जिन जो जो बच्चे नहीं आए हैं उनको एक बार फोन करके बोल दो ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा, मैक्सिमम 1 घंटा ही पढ़ाऊंगा, अपना लेक्चर मिस ना करें। 1 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ अटेंड नहीं करेंगे तो फर्क थोड़ा ज्यादा पड़ जाएगा अपने आप में, या फिर वीडियो देखने में शायद इतना अच्छा सा नहीं लगता होगा बच्चों को। तो देख लें जरा, एक बार बच्चों को फोन करके बोल दें। तो पहली वेव जब यहाँ से चल के यहाँ आएगी तो उस वेव का फेज कितना होगा, यानी टी टाइम पर सोर्स पे तो वेव का फेज है इतना, तो टी टाइम पर यहाँ पर फेज कितना है उसको मैं फाई 1 अगर लिख दूं तो कल ये सारी बात हुई है, लेकिन एक बार फिर बोल देता हूं क्योंकि इसको आगे बढ़ाना है अभी। माइनस के x1, के मतलब 2 पाई बाई लैम्डा। सो के लिखने के बजाय चाहे मैं क्या लिख दूं, 2 पाई बाई लैम्डा लिख दूं। और दूसरी वेव का फेज यहाँ पर कितना, दिस इज ओमेगा टी प्लस डेल्टा 2 माइनस 2 पाई बाई लैम्डा
इंटू x2। दोनों वेव्स के बीच यहाँ पर कितना फेज डिफरेंस है, डेल्टा फाई लिख देता हूं उसको मैं। डेल्टा फाई आपकी मर्जी है, आप कैसे लिखें, फाई वन माइनस फाई टू लिखे या फाई टू माइनस फाई वन लिखे, एज यू विश। चलो मैंने ऐसे लिख दिया, कल भी ऐसे लिखा था। तो ये कितना आ गया भाई, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x2 माइनस x1 प्लस डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू। कल भी ये बात हुई थी, आज भी ये बात हुई है और होनी ही थी। यहाँ पर ऊपर लिख देता हूं और फिर इसको मिटा देता हूं, क्योंकि मुझे काफी स्पेस की अभी जरूरत पड़ने वाली है। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। व्हाट इज दिस? दिस इज पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस बोले तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ये x2 माइनस x1 ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। यानी when the wave have reached the point of superposition, then what optical path difference they are having? That optical path difference multiplied by 2 pi by lambda. This is the contribution towards the phase difference between the waves because of the optical path difference, plus delta 1 minus delta 2. What is this? This is the phase difference between the waves at their source, which is not going to change. So you can see what we discussed that yesterday as well. एक बार फिर हमने लिख दिया है। और भैया ये फेज डिफरेंस है। और बालकों, जरूरत पड़ेगी मैं इसको दोबारा से लिख लूंगा, जगह मैंने बनानी है। और एक चीज और, क्योंकि ये कितना है लिखा है मैंने, फाई वन माइनस फाई टू लिखा है। तो फाई वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, फाई वन को लिख सकता हूँ फाई टू प्लस डेल्टा फाई, और इसके जरिए मैं अब आगे बढ़ूंगा। बट एक चीज आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। अगेन आई टेल यू, 1 घंटे में आज का लेक्चर फिनिश कर दूंगा मैं। तो जो बच्चे अभी थोड़ा सा डर के नहीं क्लास अटेंड कर रहे थे कि कितना पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तो क्लास अटेंड कर लें। उनको बोल दीजिए। बच्चों, एक बात बहुत जरूरी है जाननी। अक्सर बच्चा किसी न किसी कारण से या क्वेश्चन सोल्व करते हुए होने के कारण से, क्वेश्चन जिस प्रकार से बने होते हैं उसके कारण से, या किसी किताब से अधूरी बात पढ़ने के कारण से बच्चा एक चीज का रट्टा मार लेता है, फेज डिफरेंस बराबर है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो बच्चों ये बात ठीक नहीं है, ध्यान रखना। फेज डिफरेंस बराबर है 2 पाई बाई लैम्डा, नंबर एक तो पाथ डिफरेंस नहीं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। कोई बात नहीं, चलेगा, पाथ डिफरेंस लिख दिया अगर हमने ऐसा, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। लेकिन ये गलत इसलिए है क्योंकि ये अधूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान क्या है? प्लस फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट द सोर्सेज। अब हो गया है ठीक। फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस यहाँ पर कौन सा पाथ डिफरेंस है? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस प्लस फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट द सोर्सेज। जो बच्चे आईआईटी एडवांस, जेई मेंस, यानी जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यानी जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल वालों के लिए भी भाई जानना बहुत जरूरी है। इंटरफेरेंस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, और इंटरफेरेंस के क्वेश्चन में एग्जामिनर तरह तरह के क्वेश्चन कैसे बनाएगा, इस चीज को ही मैनेज करेगा। फिर बोलता हूं, इस चीज को ही मैनेज करेगा। इसको मैनेज करने से ही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसी को बाय द वे याद नहीं रखते हो तो सारी ही गड़बड़ हो जाएगी। तो प्लीज ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। हाँ, लेकिन एक चीज है, सोनिया सोनिया सोनिया, ये बर्तन ये थोड़ा बाद में अगर हो सके तो देख ले प्लीज। बच्चों, इस जगह पे फेज डिफरेंस ये है डेल्टा फाई, जो मैंने अभी लिखा था। दोबारा से लिख देता हूं, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस प्लस
डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। एक चीज अभी जाननी बहुत जरूरी है, वेव तो अलग अलग ही, जब एक चीज इसमें कल भी हुई थी, फिर बार बार बोलूंगा मैं, जरूरी है कि ये तो चेंज हो नहीं रहा टाइम के साथ, टाइम के साथ ये भी चेंज नहीं हो रहा, ये कोई फ्लेक्सिबल मीडियम तो है नहीं, यानी x1 और x2 पिल प्ले तो है नहीं, तो अलग अलग जगह पर वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर जब वेव पहुंचेंगी तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ के बजाय सपोज ये पॉइंट नंबर 1 है, वेव यहाँ पहुंच गई, इसको पॉइंट नंबर 1 के बजाय इसको सपोज मैं कह दूं, क्या O1 कह दूं, O1, ये पॉइंट कोई है O2, या इसको O कह दूं, इसको O डैश कह दूं। वेव अगर यहाँ पर पहुंचती हैं, यहाँ पर पहुंचती हैं, ये रास्ते की लंबाई x1 डैश, ये रास्ते की ऑप्टिकल रास्ते की ये लंबाई x2 डैश, तो इस जगह पे O डैश पे कितना फेज डिफरेंस होगा, उसको डेल्टा 5 डैश कह दूं मैं। डेल्टा 5 डैश कितना होगा जी, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x2 डैश माइनस x1 डैश प्लस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। इसको क्या कह दूं, इसको मैं क्या लिख दूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा 5 डैश इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स डैश प्लस, अब एक इस चीज को देखो और एक इस चीज को देखो, पॉइंट ओ पर फेज डिफरेंस इतना है, पॉइंट ओ डैश पर फेज डिफरेंस इतना है, तो यहां से लेकर यहां तक आने में फेज डिफरेंस में कितना चेंज हुआ, यानी मेन बात है ये चेंज इन फेज डिफरेंस नहीं, बट चेंज इन फेज डिफरेंस। चेंज इन फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा 5 डैश माइनस डेल्टा 5, या डेल्टा 5 माइनस डेल्टा 5 डैश, ये आपकी मर्जी कैसे लिखोगे। चेंज इन फेज डिफरेंस, इसमें से ये सबट्रैक्ट कर दिया, तो फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेज तो चेंज हो ही नहीं रहा, वो तो कट ही जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा भाई 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स डैश माइनस डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू चेंज इन पाथ डिफरेंस मतलब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो बात ये है, क्या चेंज इन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू चेंज इन पाथ डिफरेंस, वो नहीं जो थोड़ी देर पहले लिख के काटा मारी थी। बच्चा क्या याद रख लेता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ना जी, उसमें तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 जुड़ेगा जी। जो चीज खास है वो ये है, क्या चेंज इन फेज डिफरेंस यहां से लेकर यहां तक आने में, यहां पर फेज डिफरेंस पाई था, तो यहां से आने में फेज डिफरेंस पाई के बजाय कितना हो गया, यानी फेज डिफरेंस में कितना परिवर्तन होगा, वो कितना होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू चेंज इन पाथ डिफरेंस। तो ये बात बतानी थी, ये बत गई है, तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे। ये तमाम बात आपके नोट्स में लिख रखी है मैंने, कोई बात नहीं छोड़ रखी है। तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया है, ये हो गया है भाई। सपोज और ये भी है ही है कांस्टेंट, सपोज पहली वेव जब यहां पर पहुंचती है, तो सपोज उसकी एम्पलीट्यूड है कितनी, A1, एंड आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ऑप्टिकल वेव्स और लाइट। ध्यान रखें बच्चों अपने दिमाग में, विजन यानी देखने की जो भी मैकेनिज्म है, उसमें लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कारण ही घटना घटती है। हालांकि वो रेफरेंस फ्रेम पे जिस प्रकार भी डिपेंड करती है, उस डिटेल में ना जाएं आप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑक्सिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए, अगर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसके जरिए हम विजन करते हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमारे जो भी फोकसिंग मैकेनिज्म है, लेंस वेंस का आपका जो कन्वर्जेंट सिस्टम है, कॉर्निया प्लस क्रिस्टलाइन लेंस मिला कर, तो रेटिना के ऊपर लाइट पड़ी जी, लाइट के ऑक्सिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने ऑक्सिलेटिंग डायपोल्स बनाए और सारा कुछ उस प्रकार से होता है।
यानी देखने की जो घटना है उसके प्रति, यानी लाइट का जो विजन का जो पार्ट है उसके प्रति जिम्मेदार इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वैसे तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझें तो भी समझ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जाने में सिर्फ ध्यान रखना है डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है, और क्या कहते हैं बी की मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड को सी से मल्टीप्लाई कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड आ जाएगी। फेज तो सेम होना ही होना है। तो फिर भी बच्चों ऑप्टिकल वेव यानी लाइट वेव जिसको कह लीजिए, तो यहाँ पर कोई पहली वेव पहुंचती है, उसकी एम्पलीट्यूड में A1 लिख दूं तो बहुत बार तो A1 लिखूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग A1 के बजाय E1 लिखेंगे। यानी एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज लाइट वेव रीचिंग एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन फ्रॉम सोर्स S1। इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे वाली जो बात मैंने इतनी बता दी है, तो पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यानी पहली ऑप्टिकल वेव की एम्पलीट्यूड यहाँ पर E1 है। E1 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं A1 ही लिखूंगा क्योंकि इंटरफेरेंस की जो थ्योरी बनेगी वो इक्वली एप्लीकेबल होगी साउंड वेव्स के लिए भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी। A1 एम्पलीट्यूड लिखूंगा। आपको मालूम है, कौन बच्चा बताएगा इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होती है जी? अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर अभी खत्म हुआ ही था जी। टेल मी द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोल दो बोल दो, लिख दो लिख दो, लिख के पोस्ट कर दो। आयुष्मान, आपने तो एक दो दिन पहले ही वो क्वेश्चन पूछा भी था मेरे से। हाँ, वो जितना भी है आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बट आप लिखते तो और भी बढ़िया होता। एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी होती तो एवरेज वैल्यू ऑफ है, लेकिन हम इंटेंसिटी लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू सी इंटू ई आर एम एस स्क्वेयर, यानी ई नॉट स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। आपको मालूम होगा। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड 1/2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट, सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यानी इसको मैं अगर लिखूं इंटेंसिटी इज इक्वल टू के इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए के क्या है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सी है। ये आपको रिमाइंड करवाया मैंने, क्योंकि मैं अभी ये लिखूंगा पहली वेव की यहाँ पर एम्पलीट्यूड A1 है, तो पहली वेव ही अकेली यहाँ पर किस जगह को क्रॉस करती, तो यहाँ पर वो कितनी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती, उसको I1 लिखता मैं। I1 को लिखता K इंटू A1 स्क्वायर। ध्यान रखना इस K की वैल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो कितनी है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। सो पहली वेव की एम्पलीट्यूड है यहाँ पर A1, पहली वेव की इंटेंसिटी कितनी? I1। दूसरी वेव की एम्पलीट्यूड है यहाँ पर A2, तो दूसरी वेव की इंटेंसिटी, दूसरी वेव यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी सप्लाई करती है, यानी कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया यहाँ से क्रॉस करवाती है जगह से? K इंटू A2 स्क्वायर। K की वैल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को के लिए आपको मालूम है। ठीक है बच्चों, तो अभी दोनों वेव्स यहाँ पर सुपरपोज हो गई। किसी भी एक वेव की वेव इक्वेशन लिख दूं, पहली वेव की वेव इक्वेशन लिखूं, पहली वेव ने जो भी यहाँ पे डिस्टरबेंस पैदा किया, इलेक्ट्रिक डिस्टरबेंस पैदा किया है जी, मैग्नेटिक तो अपने आप उसके साथ आ जाएगा, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक लिखने सही, बहुत सारी किताबें तो ये ऐसे लिखेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वेव इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वेव इनटू साइन ऑफ द फेज ड्यू टू फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव का कितना फेज है? फाइव वन है। फाइव वन लिखने के बजाय यूं भी लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस डेल्टा 1 माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू x1। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं सिंबल्स आसान बनाना चाहता हूँ, इंटरफेरेंस की थ्योरी को साउंड वेव्स के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ, या कोई और मैकेनिकल वेव उसके लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ। तो नंबर एक तो ये E1 के बजाय मैं क्या लिख दूंगा? Y1 लिख दूंगा, Y1। पहली वेव के कारण यहाँ पर जो भी वेव डिस्टरबेंस होगा, जो भी डिस्टर्ब्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसकी वैल्यू
कितनी, पहली वेव की एम्पलीट्यूड गुना में साइन दिस, इसको यूं लिखने के बजाय मैं फाई वन लिख दूंगा। आपको मालूम है फाई वन क्या है, पहले कई बार लिख चुका हूं, कल भी लिखा, आज भी कई बार गाथा गा दी मैंने। तो पहली वेव के कारण यहाँ पर जो भी डिस्टरबेंस होगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टर्ब फिजिकल क्वांटिटी है, जो वेव इस इन वेव्स के साथ एसोसिएटेड है, चाहे वो प्रेशर वेरिएशन है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन है, प्रेशर वेरिएशन साउंड के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिकल वेव के केस में, y1 इक्वल टू a1 इंटू साइन फाई वन। फाई वन क्या है आपको मालूम है, फाई वन क्या है आपको मालूम है, कई कई बार लिख के मिटा चुका हूं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी वेव के कारण यहाँ पर जो डिस्टर्ब फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू a2, दूसरी वेव की एम्पलीट्यूड यहाँ पर इंटू साइन फाई टू। फाई टू कितना आपको मालूम है? यार फाई वन को भी मैं कैसे पुट कर दूं, ऐसे पुट कर दूं, फाई वन को पुट कर देता हूं फाई टू प्लस डेल्टा फाई। तो दोनों वेव्स यहाँ पर, एक ने y की वैल्यू इतनी प्रोड्यूस की, दूसरे ने y की वैल्यू इतनी प्रोड्यूस की। और एक बात कल खूब गाथा गा दी है, बिकॉज द टू वेव्स आर क्रॉसिंग दिस पॉइंट अलोंग अप्रोक्सीमेटली पैरेलल डायरेक्शन। तो y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर उतना ही होगा जितना y1 प्लस y2 होगा। So y, the resultant disturbed physical quantity, that is resultant electric field here in case of optical waves, it is equal to, although बात तो ये है बेटा बच्चों, बात तो ये है क्योंकि y1 और y2 नियरली कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो ये बात आ गई। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 और y2 हमने जोड़ दिए, तो कितना आ गया भैया, y1 की वैल्यू a1 साइन फाई टू प्लस डेल्टा फाई प्लस a2 इंटू साइन फाई टू। सिंपल हार्मोनिक मोशन 11th क्लास में पढ़े थे, तो भी टू और मोर सिंपल हार्मोनिक मोशंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा है। अभी एसी सर्किट्स वगैरह ही पढ़े हैं, तो ये बातें आप कई बार कर चुके हो, बहुत अच्छे से आपको आता है। फिर भी बार बार हर बार पूरी तरह से मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, तो अब भी करवा रहा हूँ। तो तरीका आपको मालूम है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो किसी जगह पे डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट है नहीं। तो एक साइनोसॉइडल क्वांटिटी सेम फ्रीक्वेंसी की दूसरी साइनोसॉइडल क्वांटिटियों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, रिजल्ट जो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक साइनोसॉइडल क्वांटिटी बनेगी सेम फ्रीक्वेंसी की, आपको मालूम है। फिर भी मैं इसको कर रहा हूँ, खोल देता हूँ, a1 cos delta phi, you know delta phi doesn't depend upon time, this is constant। इसकी वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी, लेकिन टाइम के अनुसार की इसकी किसी भी एक जगह पर वैल्यू कांस्टेंट है। इंटू साइन फाई टू प्लस a1 साइन डेल्टा फाई और कोस फाई टू प्लस a2 प्लस a2 साइन फाई टू। ये चीज आ गई। कच्ची रोटी एक तरफ कर लेते हैं इकट्ठी, पक्की रोटी एक तरफ इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये आ गया a1 cos डेल्टा फाई प्लस a2 इंटू साइन फाई टू प्लस a1 साइन डेल्टा फाई इंटू cos फाई टू। ये चीज आ गई, ये साइनोसॉइडल चीज है। आपको मालूम, बता दूं मैं, व्हाट इज फाई टू? फाई टू इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस डेल्टा टू और माइनस के एक्स टू। तो ये साइनोसॉइडल यानी ये जो टाइम डिपेंडेंट फेज है, पीरियोडिक क्वांटिटी है ये, और ये आपको बता रखा, बार बार वही बात मैं बोल रहा हूँ। तो अभी क्या करूं मैं, मुझे इसको या तो साइन फंक्शन में कन्वर्ट करना है या कोसाइन फंक्शन में, सारा कुछ साइन में कर रहे हैं तो इसको साइन फंक्शन में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तरीका बार बार कई बार ऐसा हुआ है, एक बार फिर कर लेते हैं जी। इसको, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट किसी एक जगह पर, ये कांस्टेंट, तो इस सारे कांस्टेंट को ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख दूं क्या, a1 cos डेल्टा फाई प्लस a2, इसको लिख देता हूं मैं a cos अल्फा
ये भी कांस्टेंट है, A1 साइन डेल्टा फाई। इस कांस्टेंट को भी ऐसे लिख दूं, A साइन अल्फा। ए कितना है, अल्फा कितना है, तुरंत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो भैया A1 स्क्वायर दोनों में कॉमन निकल के साइन स्क्वायर डेल्टा पाई प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा पाई 1 हो जाएगा, और इसमें प्लस A2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू A1 इंटू A2 इंटू कोस डेल्टा फाई हो जाएगा। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ये बात आ बराबर है A स्क्वायर। सोनिया मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, है कहीं और बैठ के बात कर लो। तो ए की वैल्यू कितनी है तो पता चली गई। ए की वैल्यू कितनी भाई, ए जो हमने सपोज किया उसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर। व्हाट इज A1, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos डेल्टा फाई। दिख रहा होगा शायद अच्छे से। और ये तो हो गया, और डिवाइड कर दे तो इस अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी। इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दें तो टेंजेंट अल्फा पता चल जाएगा जी। टेंजेंट अल्फा कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड किया तो दिस इज A1 साइन डेल्टा फाई डिवाइड बाई A2 प्लस A1 cos डेल्टा फाई। तो ये चीज मिटा देता हूं बच्चों, क्योंकि जगह की बेहिसाब कमी है। इसको भी मिटा देता हूं, वो तो कोने में थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, यहाँ साफ तरीके से लिख देता हूं। जगह है मेरे पास इधर ए, रिजल्टेंट जो डिस्टरबेंस होगा वो भी बन जाएगा, बट अभी मैं ए की वैल्यू लिख रहा हूं। ए की वैल्यू कितनी आई, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू A1 इंटू A2 इंटू कोस डेल्टा फाई। इस सारे का स्क्वायर रूट हो गया जी। और जो भी अल्फा मैंने माना था, इसको सिंगल सिंपल हार्मोनिक, देखो ये मैंने क्या मान लिया था, इसको आपको मिटा दिया मैंने। आपको रिवाइंड कर दूं, इसको मैं माना था, इस पूरी चीज को माना था मैं ए कोस अल्फा, और इसको क्या माना था मैं, ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा। ऐसा ये भी चीज अधूरी भी कर दूंगा। तो ये जैसा करने से बच्चों ए आ गया कॉमन, तो ये क्या आ गया, साइन ए प्लस बी आ गया। तो y इज इक्वल टू y इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ फाई 2 प्लस अल्फा। ये चीज आ गई मुझे। क्या है, दोनों वेव्स आपस में जुड़ी, सॉरी दोनों वेव जुड़ी का मायना दोनों ने सुपरपोज किया, दोनों ने अपनी अपनी ऑक्सीलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी पॉइंट ए पर इकट्ठी दे दी। तो ए पर जो रिजल्टेंट ऑक्सीलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी बनी y की वैल्यू इतनी आई जी। एंड यू पहले तो इसको देखें, बाद में चलो ये अल्फा, यहाँ पर ए क्या है, ए तो इतना, और अल्फा कितना है, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमने निकाली ली कितनी, A1 पहली वेव की एम्पलीट्यूड इनटू दोनों वेव्स के बीच जो फेज डिफरेंस है उसका साइन, और फिर ये A2 प्लस A1 इंटू कोस डेल्टा फाई। इन चीजों की अभी आवश्यकता पड़ेगी, डिस्कस करेंगे। एक बार पहले इसको ठीक से समझ लें। तो जो रिजल्टेंट डिस्टरबेंस बना, यानी वेव्स के कारण से जो डिस्टर्ब फिजिकल क्वांटिटी थी, उस डिस्टर्ब फिजिकल क्वांटिटी की जो रिजल्टेंट वैल्यू वहां पर है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स, दैट इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ फाई 2। अगर मैं लिख दूं तो फाई 2 मालूम है, दिस इज ओमेगा टी प्लस डेल्टा 2 प्लस के इंटू x2 प्लस अल्फा। तो आप देखें, द रिजल्टेंट डिस्टरबेंस इज अगेन ए सिंपल हार्मोनिक क्वांटिटी ऑफ सेमी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की दोनों सुपरपोजिंग वेव्स थी। तो कुल मिलाकर इसको सारे को मैं अल्फा को इसमें जोड़ जाड़ के सारे को ऐसे लिख सकता हूँ, सारे को इस प्रकार से लिखता हूँ, साइन ऐसे लिख सकता हूँ, सारा मॉडिफिकेशन कर आकर इन सब चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके प्लस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स प्लस जो भी सब मिला मिलू कर कोई डेल्टा वेल्टा ऐसा लिख सकता हूँ।
सो यहाँ पर मेन चीज क्या है, मेन चीज यहाँ पर ए है। ऑफ कोर्स ये भी है, ये सारी चीजें लिखी रखी है मैंने, बट समझाने के उद्देश्य से समझा दूं। दो सिंपल हार्मोनिक वेव्स यहाँ पर सुपरपोज की, वो कैसी वेव्स थी, वो कोहेरेंट वेव्स थी। चाहे बेशक से उनकी एम्पलीट्यूड सेम हो चाहे अलग अलग हो, तो सब कुछ इसमें है। तो दोनों के सुपरपोजिशन से अगेन एक सिंपल हार्मोनिक वेव ही बनी सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, लेकिन उसकी एम्पलीट्यूड यहाँ पर कितनी होगी डिपेंड करेगा ये पॉइंट कहां पर है, यानी यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से कितनी दूर है, क्योंकि इसकी रिजल्टेंट डिस्टरबेंस की एम्पलीट्यूड कितनी होगी वो टोटली फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। और फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पर जब वेव पहुंचेंगे उनके बीच में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, क्योंकि डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू तो कांस्टेंट रहना ही रहना है। तो ये सारी बात है बच्चों। तो अगेन द डिस्टरबेंस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ कोहेरेंट सिंपल हार्मोनिक वेव्स इज ए सिंपल हार्मोनिक डिस्टरबेंस। ये बात हो गई है, ये बात हो गई है जी, हो गई है, हो गई है, ये सारा कुछ हो गई। बस खाली y की वैल्यू जिस प्रकार से मैंने लिखाई थी वो ऐसे लिख देता हूँ, y इक्वल टू a साइन फाई टू प्लस अल्फा करके मैंने लिखी थी, और फाई टू आपको मालूम है क्या फेज है क्या नहीं। तो देखो जरा, दो सिंपल हार्मोनिक वेव्स थी, दोनों का सुपरपोजिशन हुआ, तो रिजल्टेंट भी डिस्टरबेंस एक सिंपल हार्मोनिक वेव ही बनी है, लेकिन उस सिंपल हार्मोनिक वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो इतनी है, और रिजल्टेंट जो सिंपल हार्मोनिक डिस्टरबेंस बना उसके बारे में और कई बातें करनी है। पहली, ये तो मैंने अलग अलग इक्वेशन अलग अलग लिख रखी हैं, ये हटा देता हूं मैं, दोबारा जरूरत पड़ेगी फिर लिख दूंगा। पहली वेव की कितनी इंटेंसिटी थी, k इंटू ए वन स्क्वेयर। दूसरी वेव की इंटेंसिटी कितनी, k इंटू ए टू स्क्वेयर। जो रिजल्टेंट हमारे पास डिस्टरबेंस आएगा उसकी इंटेंसिटी कितनी, k इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड है a। यानी जो रिजल्टेंट डिस्टरबेंस हमारे पास डेवलप हुआ दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन से, उसकी इंटेंसिटी कितनी, k इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वन इंटू ए टू इंटू कोस डेल्टा फाइव। यानी रिजल्टेंट जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू सुपरपोजिशन। अब ड्यू टू सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन वर्ड छोड़ के मैं इंटरफेरेंस कह दूंगा सीधे से, ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, तो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी बनी वो कितनी बनी, k इंटू ए वन स्क्वायर प्लस k इंटू ए टू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वन इंटू ए टू इंटू k इंटू कोस डेल्टा फाइव। तो I इक्वल टू, एक बार फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड तरीके से लिख दें, k को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, स्क्वायर रूट के इंटू स्क्वायर रूट के, तो इसको ऐसे लिख दूं बच्चों में, इसको मैं भाई स्क्वायर रूट के इंटू ए वन ये इंटू ए वन, और स्क्वायर रूट के इंटू ए टू, ऐसे लिख दिया। अब स्क्वायर रूट के इंटू ए वन क्या है, आप ध्यान से देखें जरा, स्क्वायर रूट के इंटू ए वन क्या है, आई वन का स्क्वायर रूट, इसको ऐसे लिख दिया इंटू कोस ऑफ डेल्टा फाइव। तो आई कितना आ गया, ये है आई वन प्लस ये क्या है आई टू, ये लिख रखा आई टू प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट आई वन इंटू स्क्वायर रूट आई टू, यानी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई वन इंटू आई टू इंटू कोस डेल्टा फाइव। तो मैंने दो फॉर्मूले बनाने से, दो तीन फॉर्मूले वो बना लिए हैं, अब आके सारा कुछ मैं बोलूंगा, इसको मिटा देता हूँ इस पार्ट को। तो बालकों बच्चों, दो कोहेरेंट वेव्स के सुपरपोजिशन के कारण से रिजल्टेंट डिस्टरबेंस उसी फ्रीक्वेंसी का वैसा ही बना जैसी कि जो सुपरपोजिंग इंटरफियरिंग वेव्स थी, बट उसकी इंटेंसिटी सुपरपोजिशन के कारण, इंटरफेरेंस के कारण जो रिजल्टेंट डिस्टरबेंस बना उसकी इंटेंसिटी इतनी है। इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये जगह मैं साफ कर लूंगा, एक की इंटेंसिटी प्लस दूसरे की इंटेंसिटी प्लस ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटेंसिटीज
इंटू कोस ऑफ डेल्टा फाई, और रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस की एम्पलीट्यूड इतनी है। और यही सारी बात है, यानी रिजल्टेंट जो डिस्टर्बेंस सुपरपोजिशन के कारण, जो इंटरफियरेंस के कारण जो रिजल्टेंट वेव बनी है, उसकी इंटेंसिटी सब जगह एक समान नहीं है। सब जगह एट एवरी पॉइंट, यहां पर यहां पर यहां पर सब जगह सेम नहीं है। सब जगह सेम नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि अलग अलग जगह पर, थोड़ी देर पहले बताया था आज के शुरुआत में ही, अलग अलग जगह पर डेल्टा फाई अलग अलग है। यहाँ पर डेल्टा फाई कुछ हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा फाई कुछ हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा फाई कुछ हो रहा है। तो इस रीजन ऑफ क्रॉस ओवर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटों को, यहाँ से चलने वाली वेव यहाँ को क्रॉस करे, इन दोनों चलने वाली वेव इस जगह क्रॉस करे, इस जगह क्रॉस करे, हर जगह पर डेल्टा फाई की वैल्यू अलग है, इसलिए हर जगह पर आई की वैल्यू अलग अलग है। यानी एनर्जी का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है जी, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन सस्टेन्ड है, क्योंकि किसी भी एक जगह पर डेल्टा फाई की वैल्यू कांस्टेंट है। जगह बदलने पे ही डेल्टा फाई की वैल्यू बदलेगी। किसी भी एक जगह पर टाइम चाहे कितना बदल जाए, डेल्टा फाई की वैल्यू नहीं बदलती है। तो अभी इसमें खास बात देखें, क्या कहां पर आई मैक्सिमम है, कहां पर आई मिनिमम है, कहां पर आई मैक्सिमम है जी, कहां पर मैक्सिमम है, कहां पर मैक्सिमम है? जिस ये आई मैक्सिमम कब होगी? जब ये चीज मैक्सिमम हो। और इस चीज का कहां पर होगी? जहां पर क्या मैक्सिमम हो? कोस डेल्टा फाई मैक्सिमम हो। और कोस डेल्टा फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? कोस डेल्टा फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है जी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? आई की मैक्सिमम वैल्यू होगी I1 प्लस I2 और प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट I1 इंटू I2। मतलब ये क्या है? I1 का स्क्वायर रूट प्लस I2 का स्क्वायर रूट, इस सारे का होल स्क्वायर। दिस इज द इंटरफेरेंस के कारण, जिस जगह पर दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन के कारण या इंटरफेरेंस के कारण इंटेंसिटी मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी इतनी होगी। और कहां पर होगी? जहां पर कोस फाई मैक्सिमम हो। कोस फाई की मैक्सिमम वैल्यू की कोस डेल्टा फाई की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। और ये 1 कब होगी? कब होगी? कहां पर होगी? कहां पर? जहां पर डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी हो? 0 हो, या 2 पाई हो, या -2 पाई हो, या 4 पाई हो, या -4 पाई हो, या 6 पाई हो, वगैरह वगैरह। यानी जहां पर डेल्टा फाई की वैल्यू 2n पाई हो, वेयर n इज एनी इंटीजर, चाहे और 0। तो जिन जिन जगहों पर जिन जिन जगहों पर जिन जिन जगहों पर जिन जगहों पर सुपरपोजिंग वेव्स के बीच फेज डिफरेंस 2n पाई है, वेयर n इज 0 और एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, उन जगहों पर सुपरपोजिशन के कारण दोनों वेव्स एक दूसरे की इंटेंसिटी में जोड़ के इंटेंसिटी बढ़ाएंगी। यानी दोनों वेव्स एक दूसरे को क्या बात क्या बात क्या बात, एक दूसरे को बढ़ोतरी करेंगी। दोनों वेव एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगी, एक दूसरे को बढ़ोतरी करेंगी, रेनफोर्स करेंगी, एक दूसरे की जड़ नहीं काटेंगी। तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। तो ये जो कंडीशन है ना बच्चों, क्योंकि मैंने एक बार तो बताना था, इसको बोलेंगे कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या आई? फेज डिफरेंस कितना हो। तो ये सारी चीज मैंने लिख तो दी है बच्चों, क्योंकि मुझे जगह बनानी है। बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ी देर में फिनिश कर दूंगा क्लास। 1 घंटे का बोला था, 1 घंटे में फिनिश कर दूंगा। तो एक चीज आपने देख ली, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कंडीशन आई? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n पाई, मतलब 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई एटसेट्रा। और जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, वहां पर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा, आई विल बी मैक्सिमम। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी बालकों?
स्क्वायर रूट I1 प्लस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये बात आ गई। और उस जगह पर एम्पलीट्यूड कितनी होगी उसको भी देख लीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो वहां पर एम्पलीट्यूड कितनी होगी, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 का होल स्क्वायर, सॉरी उसका क्या स्क्वायर रूट, तो A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू कितनी होगी, A की वैल्यू आ गई A1 प्लस A2। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ गई, और जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पर दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड जुड़ के रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 आ गई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतनी आ गई। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, 10 सेकंड का टाइम दे देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब किस जगह पर रिजल्टेंट वेव्स एक दूसरे की जड़ खोदेंगी, यानी किन जगहों पर सुपरपोजिशन के कारण से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया मिनिमम होगा। जहां पर इंटेंसिटी दोनों की सुपरपोजिशन के कारण मिनिमम क्रॉस करेगी, जहां जिन जगहों से मिनिमम एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्रॉस करेगी, उन जगहों को क्या कहेंगे, दोनों वेव्स ने एक दूसरे की जड़ खोद दी, यानी ऐसी की तैसी करके रख दी, यानी ऐसे इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जिन जिन जगहों पर, उन जगहों की पोजीशन को पोजीशंस ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा कहते हैं। इंटेंसिटी मैक्सिमा की जहां जहां पोजीशन आएगी वो इस कंडीशन से आएगी, वो इंटरफेरेंस का जो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका, उससे वो पोजीशन डिटरमाइन हो जाएगी। कंडीशन तो हो गई है, पोजीशन भी डिटरमाइन हो जाएगी। अब अगली बात करते हैं क्या, ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तो हो गई है, और मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली बात लिख दी बच्चों, और लिख के मैंने मिटा भी दी, ध्यान नहीं रहा मेरे को, कोई बात नहीं, हो गया था। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, दोबारा से फिर लिख दूंगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या, आई क्या होनी चाहिए, आई इज मिनिमम, आई मिनिमम होनी चाहिए। आई मिनिमम कहां पर होगी, जब जहां पर कोस डेल्टा फाई मिनिमम हो, यानी -1 हो, यानी जहां पर डेल्टा फाई क्या हो, कोस -1 कब होता है, जब एंगल ये डेल्टा फाई कितना हो, पाई हो या 3 पाई हो, डेल्टा फाई की वैल्यू पाई हो, प्लस पाई हो चाहे माइनस पाई हो, प्लस 3 पाई हो चाहे -3 पाई हो, वगैरह वगैरह एटसेट्रा। यानी फेज डिफरेंस बिटवीन द सुपरपोजिंग वेव्स कितना हो, 2n प्लस या -1 इंटू पाई, यानी ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कंडीशन क्या थी, कंस्ट्रक्टिव के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या थी, फेज डिफरेंस इज 2n पाई, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। जहां पर फेज डिफरेंस इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो वहां पर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर फेज डिफरेंस ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंडीशन तो हो गई है, वेयर n इज एनी इंटीजर और जीरो। n क्या है, कोई इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, जीरो हो। कहां पर +1, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, कहां पर ये माइनस लिखेंगे, जो भी इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट होगा उसमें जो भी कंडीशंस है उसके अनुसार हम देखेंगे। ये बड़ी बात होने वाली है, यहाँ पर कहाँ आपने ये 2n + 1 के हिसाब से ओड इंटीजर सेलेक्ट करना है, कहां पर आपने 2n - 1 के हिसाब से ओड इंटीजर सेलेक्ट करना है, चिंता ना करो, ये सारी लर्निंग करवाऊंगा हम आपकी। बट इतना फिलहाल ध्यान रखें, जहां पर फेज डिफरेंस ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहां पर इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी, और इंटेंसिटी मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी ये आपके सामने हाजिर है। क्या भाई, ये पर -1 आ जाएगा I1 + I2 -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका I1 का स्क्वायर रूट माइनस I2 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। तो ये चीज आपके सामने आ गई।
और एम्पलीट्यूड वहां पर कितनी आ जाएगी, ए की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा -1 a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर -2 a1 a2 सारे का स्क्वायर रूट। तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ए की मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी, a1 माइनस a2, क्योंकि एम्पलीट्यूड है इसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। अगर a1 ज्यादा है तो a1 माइनस a2, अगर a2 ज्यादा है तो a2 माइनस a1। तो जो भी बात है, मेरे पास आपकी क्लास खत्म करने के अभी 9 मिनट तो बचते ही हैं, क्योंकि 6:30 बजे शुरू हुई थी, तो 9 मिनट में तो अभी बहुत कुछ हो जाएगा। अब सारा कुछ ये हमारे पास आया है कि बच्चों इसको मिटा के मैं ये लिख देता हूं जो मेरे पास रिजल्ट है। सुपरपोजिशन कोहेरेंट वेव्स के कारण, दो कोहेरेंट वेव्स के सुपरपोजिशन के कारण से जो हमारे पास रिजल्टेंट डिस्टरबेंस आया, जिसको एक वेव के कारण क्या था, दूसरे वेव के कारण था, वो सारा कुछ हो गया है। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई थी, एक तो मैंने ये लिख दी, वापिस से कई बार लिख चुका हूं, एक बार फिर लिख देता हूं। एम्पलीट्यूड लिख ही दी थी, ठीक है बच्चों। और साथ में रिमाइंडर करवा दूं, पहली वेव हमने ली थी, क्योंकि ये बात भी अभी 9 मिनट में मैंने बता दी है। पहली वेव ली थी बेटा हमने ये, दूसरी वेव से शुरू कर दो, दूसरी वेव ली थी हमने ये, पहली वेव ली थी हमने ये, दूसरी वेव के फेज के साथ उसका फेज कितना डिफरेंट था, डेल्टा फाइव। और रिजल्टेंट वेव क्या आई थी, ये आपको ध्यान हो, ये आई थी रिजल्टेंट वेव। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमने निकाल दी है, ए की वैल्यू कितनी निकाल दी है, सारा कुछ हमारे पास एनालिसिस था। और इस पूरी एनालिसिस में हमने दो बातें खास तौर पे देखी। दो बातें क्या का खास तौर पे देखी, नंबर एक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां हुई, जहां पर फेज डिफरेंस इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई था, वेयर एनी जीरो और एनी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। और जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था वहां पर ए की वैल्यू मैक्सिमम आई, कितनी, a1 प्लस a2। और आई की वैल्यू भी मैक्सिमम आई, कितनी आई, स्क्वायर रूट i1 प्लस स्क्वायर रूट i2 सारे का होल स्क्वायर। दूसरी बात, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसकी कंडीशन क्या आई, डेल्टा फाई इक्वल टू इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ओड इवन, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। मुझे ध्यान नहीं यहाँ पर क्या बोला था मैं, लिख रखा है क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या आई, फेज डिफरेंस इज इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0 और 2 पाई या -2 पाई, 4 पाई या -4 पाई वगैरह वगैरह। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस इज ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी पाई, माइनस पाई, 3 पाई, -3 पाई, 5 पाई, -5 पाई। माइनस प्लस का ये सारा क्यों क्या चक्कर है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे नहीं बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, अभी सारा कुछ बताएंगे आपको। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पर है वहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम है, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितनी है, a1 माइनस a2 है। a1 माइनस a2 तब लिखेंगे जब a1 ज्यादा एम्पलीट्यूड हो, a2 ज्यादा हो। a2 माइनस a1 लिखेंगे जब a2 ज्यादा हो, a1 कम हो। तो बेहतर है इसको ऐसा लिख दें। और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी, ये भी डिस्कस हो चुका है, स्क्वायर रूट i1 माइनस स्क्वायर रूट i2 इस सारे का होल स्क्वायर। तो ये बातें हुई, ये तो हो गई हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास अभी 4-5 मिनट है, क्योंकि ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, तो भैया बहुत जरूरी है इसको अभी यूज कर लूं। ये तो सारा मिटा रहा हूं मैं, ये तो बार बार दिखा दिया मैंने। अब देखो बच्चों, दो वेव हमारे पास ऐड हुई, और ऐड ऑन, एक तो वेव ये थी और एक ये वेव थी, और दोनों वेव के ऐड होने से ये रिजल्टेंट वेव बनी है। तो रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड तो ये है भाई। तो एक बार ऐसा देखें, एक वेव जिसकी एम्पलीट्यूड a2 है, आप a2 मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर कंसीडर करें, a2 मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर कंसीडर करें,
उसको A2 वेक्टर लिख लें और उस वेक्टर के साथ डेल्टा फाई एंगल पे एक और वेक्टर ले लें A1 मैग्नीट्यूड का। A1 मैग्नीट्यूड का आप एक और वेक्टर ले लें और दोनों वेक्टर्स के बीच में आपने एंगल ले लिया डेल्टा फाई। तो दोनों वेक्टरों यानी आई टेल यू व्हाट आई एम गोइंग, आई एम टेकिंग टू वेक्टर्स, वन ऑफ एम्पलीट्यूड A2, द एम्पलीट्यूड नहीं, वन ऑफ मैग्नीट्यूड A1, द अदर वन इज ऑफ मैग्नीट्यूड A1 और एक लिख दिया यार मैंने, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड A2 ली, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड A1 ली और दोनों वेक्टरों के बीच कितना एंगल लिया, उतना ही एंगल लिया जितना कि दोनों सुपरपोजिंग वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है। ये दोनों वेव्स हैं, एक वेव है A2 एम्पलीट्यूड की, एक वेव है A1 एम्पलीट्यूड की। दूसरी वेव का पहली वेव के साथ कितना फेज डिफरेंस है, डेल्टा फाई। तो मैंने क्या किया, दो वेक्टर्स लिए, एक वेक्टर कितनी एम्पलीट्यूड का लिया, एक वेक्टर कितनी मैग्नीट्यूड का लिया जितनी एक वेव की एम्पलीट्यूड है, दूसरा वेक्टर कितनी मैग्नीट्यूड का लिया जितना दूसरी वेव की एम्पलीट्यूड है। दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल लिया जितना दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है। अब इन दोनों वेक्टर्स का मैंने रिजल्टेंट ले लिया और 11th क्लास के अप्रैल के महीने में वेक्टर एडिशन सिखाया था। तो आपको मालूम है ये जो भी वेक्टर आएगा रिजल्टेंट, इस रिजल्टेंट वेक्टर की कितनी मैग्नीट्यूड होगी। सपोज ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इस रिजल्टेंट वेक्टर को मैं सपोज आर वेक्टर लिख दूं। आपको मालूम है आर वेक्टर की एम्पलीट्यूड कितनी होगी वेक्टर एडिशन से, इतनी तो होगी यार, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस हो। तो ये आर वेक्टर के बजाय मैं सीधे सीधे क्या लिख दूं, ए वेक्टर लिख दूं। और ये ए वेक्टर आपको मालूम है A2 के साथ कितना एंगल बनाएगा, इस एंगल को भी हमने 11th क्लास में सिखाया था। मैंने बताया था टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, जिसके साथ एंगल बन रहा है A2 के साथ एंगल बन रहा है अल्फा, तो उससे दूसरे वाला यानी A1 गुना में दोनों के बीच में एंगल, ये बिल्कुल यही तरीका बताया था। तो भैया दो जब कोहेरेंट वेव जुड़ती हैं और उनके जुड़ने से जो रिजल्टेंट वेव बनती है, उस रिजल्टेंट वेव की कितनी एम्पलीट्यूड आती है, वो रिजल्टेंट वेव दोनों में से एक वेव के साथ कितने फेज डिफरेंस पे है, ये निकालने का बहुत बड़ी आपके पास ज्योमेट्रिकल मेथड आ गया है। क्या वेक्टरों की तरह ऐड कर लीजिए, क्या एक वेक्टर ले लीजिए, एक वेव की एम्पलीट्यूड जितनी मैग्नीट्यूड का, दूसरा वेक्टर ले लीजिए दूसरी वेव की एम्पलीट्यूड जितनी मैग्नीट्यूड का और दोनों के बीच में एंगल ले लीजिए जितना कि दोनों वेव्स के बीच में डिफरेंस है। और ये वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों एक ही बात है। तो उसके जरिए ऐड करके आप एम्पलीट्यूड आप क्या रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लीजिए। तो उस रिजल्टेंट वेक्टर की जितनी मैग्नीट्यूड होगी उतनी ही दोनों के सुपरपोजिशन के कारण से जो रिजल्टेंट वेव आई उसकी एम्पलीट्यूड होगी। ये बात आपको बतानी थी। इससे कई बात और भी पता चल गई है। अगर दो कोहेरेंट वेव्स के बजाय तीन कोहेरेंट वेव हैं तो दो के जुड़ने से तो एक बनी है, उसको तीसरे में जोड़ दें। इसका मतलब अगर कई कोहेरेंट वेव्स हैं तो उनको जोड़ने का भी, उनके सुपरपोजिशन का भी आपको मेथड पता चल गया है। एक वेव तो है, एक वेव है भैया ये y1 इज इक्वल टू A1 साइन फाई, दूसरी वेव है क्या A2 साइन फाई प्लस फाइव प्लस कुछ भी तो एंगल हो सकता है, फाइव प्लस अल्फा वन कह दें, डेल्टा वन कह दें, डेल्टा वन। तीसरी वेव है A2 इंटू साइन फाइव प्लस प्लस इसके 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 साथ से डेल्टा वन प्लस और कह दूं डेल्टा टू वगैरह 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 वगैरह। बहुत सारी वेव्स हैं, ये सारी कोहेरेंट वेव्स हैं। इनका सुपरपोजिशन के कारण क्या रिजल्ट आएगा, तो क्या करें हम, इस प्रकार से कर लें भाई। क्या एक वेव की जितनी एम्पलीट्यूड है उतनी मैग्नीट्यूड का मैंने कोई वेक्टर लिया और इसके साथ डेल्टा वन एंगल पे मैंने A2 मैग्नीट्यूड का, डेल्टा वन एंगल पे मैंने A2 मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर ले लिया और इसके साथ ही मैंने डेल्टा टू एंगल पे मैंने A3 मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर ले लिया। इन तीनों वेक्टरों को पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जोड़ दें तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया ये।
और ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बहुत आसानी से ज्योमेट्रिकली आप कर लेंगे। ये डायग्राम देखकर ना डरें, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हम मैनेज करेंगे और आसानी से हो जाएगा। तो तीनों वेव्स ये लिखिए, गड़बड़ प्रिंटिंग मिस्टेक में करिएगा। तो ये तीनों वेव्स आपस में सुपरपोज की, तीनों कोहेरेंट वेव्स है, तो रिजल्टेंट वेव ये बन गई। 3 क्या 30 हो जाए, 30,000 हो, इस मेथड से आप जोड़ के आसानी से कई कोहेरेंट वेव्स के सुपरपोजिशन के कारण जो रिजल्ट आएगा वो आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, और मेरे ख्याल से मैंने 1 घंटा ही आपका लगाया है, ज्यादा टाइम नहीं लगाया है। बाय बाय, हैव ए नाइस नाइट, गुड नाइट। और भाई आयुष जी, आप क्लास को ऑफ कर दीजिए।